बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको स्टैटिस्टिक्स की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने रिग्रेशन लाइन क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट जो है वो क्या है, उसको न्यूमेरिकली आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है इस पूरे चैप्टर का। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन लाइन से। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास ये रिग्रेशन लाइन है y = a + bx। आप जानते हैं कि रिग्रेशन लाइन में आपकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ वैल्यूज़ y की इस लाइन के अबव, कुछ इसके ऊपर और कुछ इससे बिलो होती हैं। यानी वैल्यूज़ डिस्पर कर रही हैं, कुछ बिल्कुल इसके ऊपर होंगी, कुछ इसके इर्द गिर्द होंगी। अब ये देखने के लिए कि आप ये चाहते हैं कि पूरे डाटा की कितनी परसेंट ऐसी वैल्यूज़ हैं, कितनी परसेंट इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज जो कि अपनी लाइन रिग्रेशन लाइन से वेरिएट कर रही हैं, कितने परसेंट वैल्यूज़ ऐसी हैं। यानी उनमें जो वेरिएशन है वो इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज आप मेजर करना चाहते हैं। तो उस वेरिएशन को इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज मेजर करने के लिए जो टूल हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे डैट इज़ कॉल्ड दी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को प्रॉपरली डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करूँगा टोटल वेरिएशन को, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को, और देन वी विल मूव टू दी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो लेट अस स्टार्ट। हम कहते हैं जी, लेट कर लेते हैं, लेट y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज आपका y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। देन वेरिएशन among the y values, then variation among the y values is given by the quantity summation y minus y bar whole square. This quantity is called the total variation, that is called total variation. That is called total variation. अब ये जो आपकी टोटल वेरिएशन है इसके दो हिस्से हैं। दिस टोटल वेरिएशन consist on two parts. One is explained variation and other is unexplained variation. One is unexplained variation plus second is explained variation. Explained variation. तो इन फॉर्म ऑफ फार्मूला इसका ये बनेगा आपके पास समीशन y माइनस y बार होल स्क्वायर इक्वल टू, अब अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है आपके पास ये समीशन y माइनस y कैप होल स्क्वायर प्लस, और एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को आप लिखते हैं समीशन y कैप माइनस y बार होल स्क्वायर। दिस फैक्टर इज कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन एंड सेकंड फैक्टर इज कॉल्ड एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। अच्छा जी, अब इसको याद रखने की टेक्निक आसान है, मुश्किल नहीं है। ये है y और y बार, y और y बार। आपने क्या करना है इस फार्मूले को याद रखने के लिए, आपने जस्ट इंक्लूड करना है इनके दरमियान y कैप को। तो पहला जो समीशन होगा वो आपके पास आएगा y और y कैप के दरमियान, ये आप देख सकते हैं। एंड सेकंड समीशन विल बी फॉर y कैप से y बार के लिए। क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा, अब इनमें से ये जो आपके पास पहला पार्ट है जिसका नाम है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ये जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है इसमें आप रिग्रेशन लाइन जो है वो
एक्सप्लेन नहीं कर रही वेरिएशन इन वाई को। समीशन वाई माइनस वाई कैप जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फार्मूला दैट इज द अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, this part cannot be explained by the regression line। यानी कि ये वो ऐसा है जिसमें रिग्रेशन लाइन जो है वो अनएबल है, एक्सप्लेन नहीं कर सकती वेरिएशन वाई को। वो मैं अभी ग्राफिकली आपको बताता हूँ। एंड दिस पार्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन लाइन। अब इसको ज़रा ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली देखते हैं इस चीज़ को, ग्राफिकली देखते हैं। ये देखें, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये रिग्रेशन लाइन है, दिस इज़ माई रिग्रेशन लाइन। and this is y cap is equal to a plus bx। अब आपने देखना है, मेरे पास फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक वैल्यू है xi। अब आप जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो इस लाइन के अबव हैं, कुछ बिलो हैं, और कुछ बिल्कुल इसके ऊपर होंगी। ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट है xi yi। ठीक है, यानी कि xi के ऑपोजिट यहाँ पर एक पॉइंट पड़ा हुआ है और y की जो वैल्यू है यहाँ पर yi है। अगर आप मैथमेटिक्स समझते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो वर्टिकल हाइट है ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे ही है। तो यानी यहाँ पर जो ये आपके पास हाइट होगी, दिस रिप्रेजेंट yi। क्लियर है? अच्छा, अब देखें ज़रा, यहाँ पर अगली चीज़ ये है, सपोज दिस इज़ अ मीन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x बार। तो x बार के ऑपोजिट ये वाला जो पॉइंट होगा इस लाइन के ऊपर, वो होगा, आपको जानते हैं, x बार y बार, ऐसे ही है। और y बार के ऑपोजिट यहाँ पर जो ये हाइट है वो आपके पास होगी y बार की। सही है, यानी कि ये आपके पास जो लाइन आ गई, दिस रिप्रेजेंट y बार। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये जो हाइट आपके पास है ये हाइट y बार के बराबर है, दिस हाइट इज इक्वल टू y बार। ओके, अब आप ज़रा देखिएगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर, ये पॉइंट क्या होगा, दिस रिप्रेजेंट यहाँ पर x i है, x की वैल्यू है, y कितना है, y कैप के बराबर है। क्लियर है? अच्छा, अब देखें, मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल हाइट है, ये हाइट किसके बराबर होगी? देखो यहाँ पर, यहाँ तक टोटल हाइट y है, ये हाइट y बार है, तो ये हाइट कितनी बचेगी? दिस रिप्रेजेंट y माइनस y बार, दिस रिप्रेजेंट y माइनस y बार। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करें आपकी टोटल हाइट यहाँ तक है 10 यूनिट्स की। सपोज दैट दिस हाइट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स एंड दिस हाइट इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो व्हाट विल बी द हाइट बिटवीन y एंड y बार? ये हाइट कितनी रह जाएगी अब आपके पास? 10 माइनस 4। तो इन दी सिमिलर वे यहाँ पर वो आपने क्या किया, y में से y बार को माइनस किया, तो यहाँ पर भी y में से y बार को माइनस करेंगे, ये चीज़ आपके पास रह जाएगी। ठीक होगी बात ये? अच्छा, जबकि ये हाइट कितनी बचेगी आपके पास? ये कितनी होगी? अच्छा, नेक्स्ट, ये जो आपके पास पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी हाइट बचेगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हाइट आपकी y है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट y कैप है। तो y में से y कैप को निकाल देंगे, ऊपर वाला आपके पास पोर्शन बचेगा y माइनस y कैप, डैट शोज दी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ठीक है, और नीचे वाला अब आपके पास कितना रह जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये टोटल y कैप है और यहाँ से यहाँ तक ये जो है y बार है। ब्लू लाइन से लेकर ये ब्लैक लाइन तक टोटल y बार है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y कैप है। तो दिस हाइट विल बी y कैप माइनस y बार। अब व्हाट इज़ द रीज़न वाई वी से डैट दिस इज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन? आप देखें, इस लाइन के नीचे नीचे जो पोर्शन है वो, उसको तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई इतनी वैल्यू जो है वो इस लाइन के बिलो हैं। ठीक है, इससे ऊपर कितनी वैल्यूज़ हैं वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं प्रॉपरली कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को। तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मेजर दी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन measure the proportion of variability in y values can be defined as, आपका जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है जो कि वाई वैल्यूज़ की जो वेरिएबिलिटी है उनके दरमियान प्रोपोर्शन को चेक करता है, जिसको प्रॉपरली आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ रेशो ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन टू टोटल वेरिएशन। ये एक रेशो होती है आपकी एक्सप्लेन्ड वेरिएशन की टोटल वेरिएशन के साथ। डैट इज़, अगर आपके पास डाटा पॉपुलेशन का है तो पॉपुलेशन डाटा, फॉर पॉपुलेशन डाटा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज डिनोटेड बाय रो स्क्वायर। दिस इज रीड एज रो स्क्वायर, एंड फॉर द सैंपल डाटा वी डिनोट इट आर स्क्वायर। सम बुक्स में आप देखेंगे इसे स्मॉल आर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, और कुछ बुक्स में आप देखेंगे इसे कैपिटल आर स्क्वायर से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ, आपकी बुक में स्मॉल आर स्क्वायर से डिनोट किया गया है। तो स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूला का बनेगा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, this is explained variation to the total variation। अब एक्सप्लेन्ड वेरिएशन आपके पास होती है, ये है समेशन वाई कैप माइनस वाई बार। तो आर स्क्वायर का फार्मूला इन फॉर्म ऑफ सिग्मा बन जाएगा समेशन वाई कैप माइनस वाई बार होल स्क्वायर ओवर टोटल वेरिएशन इज समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। क्लियर है? इस फार्मूले को आप मजीद ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि समेशन वाई कैप माइनस वाई बार की यहाँ से वैल्यू निकाल लें, ये फैक्टर इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर माइनस समेशन वाई माइनस वाई कैप होल स्क्वायर ओवर समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। क्लियर है? आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको दूसरी तरफ लाकर माइनस कर देंगे, आपके पास ये सारी चीज़ बन जाएगी। अब आप फ्रैक्शन लहदा कर देंगे तो आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, जब इसको इसके नीचे लहदा करेंगे ये यहाँ रह जाएगा 1, और ये आ जाएगा समेशन वाई माइनस वाई कैप होल स्क्वायर ओवर समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। दिस इज़ द सेकंड फार्मूला ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस, ऊपर वाला जो फैक्टर है ये आपका एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। ठीक है जी, आगे मज़ीद इससे आप फार्मूला यहाँ पर बना सकते हैं। मैं पहले इसे तरह बता लेता हूँ। अच्छा बेटा, यहाँ पर ये जो मैंने फार्मूला बनाया है आपका समेशन वाई माइनस वाई कैप होल स्क्वायर, ये वाला, इसमें आप जानते हैं कि एज समेशन वाई माइनस वाई कैप होल स्क्वायर इक्वल होता है समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए टाइम्स समेशन वाई माइनस बी टाइम्स समेशन एक्स वाई। ठीक है, और ये यहाँ पर जो वाई कैप है वो आपकी रिग्रेशन लाइन ए प्लस बी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही होगी बात? ये फार्मूला कैसे बना है इसका मैं ट्रिक लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, आप उसको जाकर देख लें। तो अब आप इस चीज़ को यहाँ पर इस्तेमाल करें। और अगली बात ये है, एंड आपके पास जो समेशन वाई माइनस वाई बार है जो आपकी टोटल वेरिएशन है, इसका फार्मूला भी होता है समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन टाइम वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी फार्मूला आप लिख सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों फार्मूलों को इस्तेमाल करें तो ये वाली चीज़ आपके पास ऐसे बन जाएगी, आर स्क्वायर
आर स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस समीशन वाई का स्केयर माइनस ए टाइम समीशन वाई माइनस बी टाइम समीशन एक्स वाई ओवर समीशन वाई का स्केयर माइनस एन टाइम वाई बार का स्केयर। ठीक है जी, तो ये फार्मूला भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने समीशन वगैरह मालूम किया हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर चंद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। ज़रा जाने हो जाए फिर देखते हैं ज़रा। ले बेटा नेक्स्ट अब जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। पहली चीज़ आप मुझे बताएं कि यहाँ पर ये आर स्केयर की वैल्यू 1 कब हो सकती है। ज़ाहिर सी बात है आर स्केयर 1 तब हो सकता है जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जब ऊपर नीचे चीज़ सेम होगी तो कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जब ये सेम होगा तो फिर क्या बनेगा, ये आएगा आपके पास ऐसे समीशन वाई कैप माइनस वाई बार होल स्केयर इक्वल टू समीशन वाई माइनस वाई बार होल स्केयर। इफ आर स्केयर इक्वल टू 1 देन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम और ये चीज़ आपस में इक्वल हो जाएगी। अब अगली बात, ये दोनों सेम कब हो सकते हैं, ये दोनों सेम कब होंगे जब आपका y और y कैप आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड टर्म y बार वो तो सेम है। दिस रिप्रेजेंट y इक्वल टू y कैप, यानी तमाम y वैल्यूज़ y कैप वैल्यूज़ के बराबर हैं। y कैप वैल्यूज़ इज प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, एस्टिमेटेड वैल्यूज़, और y इज ओरिजिनल वैल्यूज़। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गई हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी हर प्रिडिक्टेड वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो रिग्रेशन लाइन के ऊपर लाई कर रही है। ठीक है, तो जब उस तमाम वैल्यूज वाई जो रिग्रेशन लाइन के ऊपर लाई कर रही हैं, इन डैट केस आर स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर मैं पहली बात लिख रहा हूं, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई लाइज ऑन द रिग्रेशन लाइन देन y इक्वल होगा y कैप के, एंड इन दिस केस आपका समीशन y कैप माइनस वाई बार होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर के। ठीक है ना भाई, यहाँ पर y और y कैप बराबर हो गए तो यहाँ पर आप ये आएगा y माइनस वाई बार स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर आप y की जगह y कैप लिखेंगे तो y कैप माइनस वाई बार बन जाएगा, इधर भी y कैप माइनस वाई बार है। ठीक है, एंड आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। सेकंड, अब ये बताएं कि ये सारी चीज़ जीरो कब हो सकती है। ये सारी चीज़ जीरो तब हो सकती है जब आपका नोमिनेटर जीरो हो जाए, ऊपर वाली चीज़ जीरो हो जाएगी तो सारी चीज़ जीरो हो जाएगी। अब अगर ऊपर वाली चीज़ सारी जीरो हो जाए तो ये आ जाएगा समीशन वाई बार माइनस वाई बार होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जीरो कब होगा, दिस समीशन विल बी जीरो अगर ये अंदर वाली सारी चीज़ जीरो है, वाई बार माइनस वाई बार वाई कैप माइनस वाई बार इक्वल टू 0। और ये जीरो होने का मतलब क्या है कि वाई कैप और वाई बार आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अच्छा इफ वाई कैप इक्वल हो वाई बार के, then in this case the numerator of the formula, that is summation y cap minus y bar whole square equal to 0, this implies r square equal to 0। इसका मतलब ये है, आपका r square लाइज करता है, r square लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज रिप्रेजेंट आर स्क्वायर इक्वल टू 1। आर स्क्वायर इक्वल टू 1 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आर स्क्वायर इक्वल टू 1 shows that 100% variability in y values can be explained by the regression line।
by the regression line. So R square, the value of R square equal to 1 shows that all the values of y cap lies on the regression line. This shows that we can explain 100% variability in the values of y by their regression line. Acha, next, what does represent R square equal to 0? R square equal to 0 represent that none of the variability can be explained by the regression line. ओके, आर स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब है कि आप कोई वेरिएबिलिटी वाई की वैल्यूज में रेग्रेशन लाइन के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फ़ायदा क्या है? आप हायर क्लासेस में देखेंगे या रियल डेली लाइफ में आप समटाइम रेग्रेशन मॉडल बनाते हैं और ये देखना कि कौन सा रेग्रेशन मॉडल जो है वो बेटर है, ठीक है, बेस्ट है, तो वो जिसका आर स्क्वायर जितना ज़्यादा होगा। वन ऑफ द मॉडल will considered better whose coefficient of determination is maximum, ठीक है। और अगर आपका आर स्क्वायर 0.5 से लेकर 1 के दरमियान है, ठीक है, तो इस तरह के रिग्रेशन मॉडल को आप बेटर अच्छा समझते हैं, ठीक है। जितना आर स्क्वायर ज़्यादा होगा उतना वो रिग्रेशन मॉडल जो है वो बेटर कंसीडर किया जाता है, सही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल if R square equal to 0.93, this represent, this shows that 93% variation in y values can be explained by its regression line. By its regression line. आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए कुछ बेनिफिट होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से जो रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।